हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोज़ाना लाइफ। तो आप जो ये केक देख रहे हो, ये एक ऑर्डर का था और बर्थडे केक था। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया था और जो डिज़ाइन था वो जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने ही मुझे बोला था कि ये ब्लू कलर का होना चाहिए। एक्चुअली ब्लू कलर का केक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और सारे लोग बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने ये केक को कंप्लीट कैसे किया। तो ये केक जो आया था वो एक्चुअली मुझे ऑर्डर आया था मंडे को और मुझे ये देना था थर्सडे को। तो मैंने बीच में ही इसको बनाया था। तो पहले मैंने केक के जो पैन है उसको ग्रीस करके उसमें ये पार्चमेंट पेपर को एडजस्ट कर दिया था। अगर आपको जानना है कि पार्चमेंट पेपर एग्जैक्टली कैसे कटिंग करते हैं, जो ये गोल एकदम टिन के साइज़ का आता है, तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे केक रेसिपीज़ के वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कि मैंने इसको काटने का टिप्स और बहुत तरह का डिफरेंट टिप्स भी दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया था 1 कप ऑफ मैदा और साथ में क्योंकि मुझे और एक केक बनाना था जो कि था एक दूसरे ऑर्डर के लिए, वो बेंटो केक था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक बार में ही जो बैटर है वो बना लूँ, बिकॉज़ बैटर जो था वो एक जैसा ही दोनों का रहना था। तो इसलिए मैंने लिया था हाफ़ कप और फिर 125 ग्राम एक्स्ट्रा से। और साथ ही मैंने इसमें मिल्क और ऑयल का जो बैटर है, मिक्सचर है, जो मैंने ऑलरेडी फेंट के रखा था, उसको मिक्स किया शुगर के साथ में। और साथ ही में मैंने डाला था हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और मैंने इसको कट एंड फोल्ड टेक्निक के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मैंने केक बेकिंग का जो रेसिपी है वो बहुत बार ही दिया हुआ है मेरे चैनल पे, डिफरेंट डिफरेंट वनीला फ्लेवर का, चॉकलेट का, स्ट्रॉबेरी का। तो आप वो रेफ़र कर सकते हो इन डिटेल, अगर रेसिपी जानना है, देखना है तो। या अगर आप कुछ और भी तरीके का वीडियो रेसिपी देखना चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट करके। तो मैं ये जो दिखा रही हूँ आज, ये बस मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने ये ऑर्डर को बनाया कैसे, कंप्लीट कैसे किया। तो थोड़े डिफ़िकल्टीज़ आए थे एक्चुअली, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी, उस बीच में ये ऑर्डर था तो मुझे टाइम निकालने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी मैंने सुबह जल्दी उठ के जल्दी-जल्दी एक फ़िनिश किया था बैटर को बनाना। तो बैटर को मैंने पोर कर दिया है पैन में और अब ये जाएगा बेक होने के लिए। मैंने ऑलरेडी ओटीजी को रखा है प्री हीट करके 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो मेरा अवन ऑलरेडी हीटेड है, इसमें मैंने डाल दिया है रैक और अब मैं डाल दूँगी केक का टिन को। और इसके साथ ही मैंने जो दूसरा वाला भी बैटर था मेरा, मैंने वो भी इसमें डाल दिया। दोनों एक साथ में बेक होने के लिए चला गया और फिर ये बेक हुआ है ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पे। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही स्पॉन्ज बहुत अच्छा निकल के आया था। तो अब मैं इसको डीमोल्ड कर लेती हूँ। मैंने आज तक कभी डीमोल्ड करना नहीं दिखाया है। तो जैसे ही हम निकालते हैं, इसको केक टिन में ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट। बिकॉज़ अगर ये ज़्यादा देर रहेगा तो क्या होता है कि इसके अंदर का जो वेपर है, उससे केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होने लगता है और अंदर स्टिकी हो जाता है। तो इसको बाहर निकाल के ठंडा करना तुरंत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने इसलिए इसको निकाल दिया और आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। अब मैं इसके जो साइड के पार्चमेंट पेपर्स हैं, उसको निकाल दूँगी ताकि जो एयर है वो अच्छे से निकल सके, ये ज़्यादा देर गर्म ना रहे। तो पहले मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ अपना जो मेन केक है उसको। तो आप देख सकते हो कि इसका बहुत ही फ्लफ़ी और स्पॉन्ज टेक्सचर आया है और मैं पीछे का भी जो पेपर है वो हटा दे रही हूँ। आप देख सकते हो ये केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्ज हुआ है और मैं काफ़ी खुश होती हूँ जब भी स्पॉन्ज बहुत अच्छा बेक होता है, बिकॉज़ केक का मेन चीज़ जो है वो है स्पॉन्ज। अगर अंदर का स्पॉन्ज खाने में अच्छा होता है, टेस्टी होता है, फ्लफ़ी होता है, तो फिर क्रीम तो अच्छा खुद में ही रहता है। उसको जस्ट टेक्निक रहता है कि आप उसको कैसे डेकोरेट करते हो। तो बेस बनाना और उसको परफेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया था 150 ml ऑफ़ क्रीम। इसको मैं पहले बीट कर ले रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे पास क्रीम ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा पहले कि मैं क्रम कोटिंग का क्रीम प्रिपेयर कर लेती हूँ। तब तक मैं क्रीम ऑर्डर करके मँगा लूँगी और उसके बाद फिर जो फाइनल डेकोरेशन का जो होगा, वो मैं फिर से बाद में बीट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी कम क्रीम है, बट ये मेरे सिर्फ़ क्रम कोटिंग के लिए ही काम आएगा। तो मैंने इसको अच्छे से बीट करके रख लिया था। मेरा क्रीम रेडी था
और मैं केक को स्लाइस कर ले रही थी, सारे लेयर्स जितने भी रहेंगे। तो मैंने इसमें सोचा था कि 3 लेयर दूँगी, क्योंकि जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने कुछ बोला नहीं था कि उनको लेयर कितना चाहिए, बट हाँ, उन्होंने बोला था कि क्रीम उन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्रीम कम चाहिए, क्रीम का लेयर उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा स्पॉन्ज चाहिए। तो इसलिए मैंने जो केक जो बेक भी किया है स्पॉन्ज, वो थोड़ा-सा मोटा है इन कंपैरिज़न टू नॉर्मली जो मैं बनाती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से स्लाइस कर ले रही हूँ। तो मैंने 3 लेयर इसको दिया है, और ये जो केक है ये एक्चुअली रहेगा ब्लूबेरी फ्लेवर का। तो एक्चुअली ब्लूबेरी फ्लेवर उन्होंने बोला था कि वो मिडल में रहना चाहिए, ब्लूबेरी फ्लेवर उनको स्पॉन्ज में नहीं चाहिए। तो स्पॉन्ज में मैंने सिर्फ वनीला एसेंस यूज़ किया है और ब्लूबेरी नहीं दिया है। तो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया अपना शुगर सिरप, जिसमें शुगर के साथ मैंने ब्लूबेरी का जो पल्प है वो भी डाला था, ताकि जो टेस्ट है वो स्पॉन्ज में बहुत अच्छे से जाए। बिकॉज़ एसेंस जो होता है ब्लूबेरी का बहुत किसी को स्पॉन्ज में पसंद नहीं होता। तो जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है पल्प का, वो एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है, रादर देन हम लोग जो नॉर्मल एसेंस डालते हैं। तो मैंने एसेंस के तौर पे इसलिए सिर्फ वेनिला ही यूज़ किया था, और ये मैं अच्छे से सोक कर ले रही हूँ। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपका केक का जो स्पॉन्ज है वो कितना भी ज़्यादा सॉफ्ट हो, स्पॉन्ज हो, बट स्टिल क्या होता है कि ये थोड़ा ड्राई लगता है। तो जो एक सॉफ्ट फ्लेवर आता है, सॉफ्ट जो मुंह में लगता है केक खाने के टाइम पे, उसके लिए शुगर सिरप के साथ इसको सोक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं इसलिए इसको अच्छे से सोक करके लगभग 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि जो इसमें सिरप जा रहा है वो अच्छे से इसमें सोक हो जाए। और उसके बाद जब ये हो चुका था 10-15 मिनट, मैंने इसको रेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इस पे क्रम्ब कोटिंग करना चालू किया। तो आप देख सकते हो कि इसमें ब्लूबेरी के पल्प भी है जो मैंने इसमें शुगर सिरप डाला था उसमें। तो ये जब खाने के टाइम पे लगता है मुंह में, तो वो बहुत एक टैंगी फ्लेवर देता है, अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं जो भी केक बनाती हूँ उसमें जो शुगर सिरप होता है, बहुत लोग सिर्फ शुगर सिरप यूज़ करते हैं कैस्टर शुगर के साथ में, बट मैं प्रेफर करती हूँ पर्सनली क्या, जो कि जिस फ्लेवर का केक रहता है उस फ्लेवर का ही मैं पल्प के साथ में इसको सोक करना प्रेफर करती हूँ। तो उसका टेस्ट स्पॉन्ज को और इन्हांस करता है, ताकि वो स्पॉन्ज में भी फ्लेवर आए। और मैं आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पे सिर्फ वेनिला या फिर कोई एक दो यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं आर्टिफिशियल फ्लेवर देती ही नहीं हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं है, और मैंने देखा है कि जो भी लोग ऑर्डर करते हैं उनको भी पसंद नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारा ब्लूबेरी पल्प डाल दिया है, और इसको अच्छे से केक में मिक्स कर दे रही हूँ क्रीम में, ताकि ये इसकी क्रीम के साथ में मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो मैं ऊपर का लेयर डालूँगी, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली मिक्स ना करूँ, तो जो लेयर है वो स्लाइड करने लगेगा। तो मेरे हर एक लेयर में ही एक्चुअली ब्लूबेरी के पल्प जाएंगे, और सब में ही मैं ज़्यादा करके दूंगी, क्योंकि क्लाइंट का जिन्होंने ऑर्डर किया है उनका इंस्ट्रक्शन वही है कि उन्हें ब्लूबेरी अच्छे से पल्प रहना चाहिए इसमें, जस्ट फ्लेवर नहीं रहना चाहिए। तो इस वजह से, और क्रीम क्योंकि देने कम बोला गया है, तो इसलिए मैं कम क्रीम दे रही हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा जो स्पॉन्ज है वो स्लाइड कर जा रहा है, बिकॉज ब्लूबेरी का जो मैंने पल्प लगाया है वहाँ पे, वो अच्छे से केक के साथ में मिक्स नहीं हुआ था इसलिए। तो ये वाला पार्ट को मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैं हर बार ये बोलती हूँ हर एक रेसिपी में, ये क्रम्ब कोटिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम डायरेक्ट डेकोरेशन नहीं कर सकते, केक का आइसिंग नहीं कर सकते? तो मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि इसको आप डायरेक्ट डेकोरेशन करो, क्योंकि जो क्रम्स होता है वो जब दिखने लगता है क्रीम में तो वो बहुत ही ख़राब होता है, फिर वो मैनेजेबल नहीं होता है। तो इस वजह से क्रम्ब कोटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ कुछ स्टेप होते हैं केक बनाने के टाइम पे जो कि बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत को इग्नोर भी करते हैं जब इनिशियली बेकिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी जब ये बनाना चालू किया था तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, बट धीरे धीरे मैं देखते देखते सीखते सीखते ये चीज़ समझी हूँ कि छोटे छोटे स्टेप ही इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि क्रम्ब कोटिंग करना, कोट करने के बाद इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए रखना, ताकि वो जो इनिशियल क्रीम है, क्रम्स है, वो सेट हो जाए, वो मिक्स ना हो
फाइनल डेकोरेशन के टाइम पे, फिर स्पॉन्ज को सोक करना, ये सारे स्टेप ही बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो ये क्रम्स हैं मेरे भी निकल के आ रहे हैं, कुछ कुछ लेयर्स साइड से टूटते हैं बिकॉज स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस वजह से क्रम्ब कोटिंग बहुत ही मैंडेटरी है। मेरा तो क्रम्ब कोटिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको क्लिंग रैप में अच्छे से रैप करके रख दूँगी। तो क्रम्ब कोटिंग करते टाइम आपको जहाँ भी होल दिखे बीच में लेयर्स के, तो आप वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रीम लेके उसको कवर अप करके उसको कोट करो, बिकॉज़ वो अगर होल रह गया ना तो फिर फाइनल केक के डेकोरेशन के टाइम भी प्रॉब्लम करेगा। तो जितने भी मेरे गैप्स थे, होल थे, वो मैंने फिल कर दिया है एक्स्ट्रा क्रीम डाल के। और अब मैं इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए रखूँगी। और साथ में मेरा काम भी है, तो मैं ये करके अपने काम में वापस चली जाऊँगी। और जब ये रेडी हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा निकालने का, तो फिर निकाल के मैं इसको डेकोरेट करूँगी। और साथ ही मुझे और क्रीम भी प्रिपेयर करना है जो कि मैंने ऑर्डर किया है। तो वो क्रीम आ जाए फिर मैं क्रीम रेडी करती हूँ। तो ये क्रीम मैंने रेडी कर लिया था और इसमें मैंने डाला ब्लू कलर का जेल कलर। तो अगर कलर को लेके किसी का भी कंसर्न है, बहुत लोग कलर वाला आजकल ऑर्डर नहीं करते हैं, बहुत ही लाइट कलर इधर यूज़ करते हैं। तो जेल कलर आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जेल कलर का रेसिड्यू जो है वो कभी भी आपके माउथ के अंदर या फिर हाथों में नहीं रहता। तो मैं हमेशा जेल कलर यूज़ करती हूँ और मैं वही सजेस्ट करती हूँ कि पाउडर कलर और लिक्विड कलर ना यूज़ करें, बिकॉज़ वो थोड़ा हार्मफुल भी होता है। और वो जब आप केक कट करते हो, खाते हो, तो वो फिर उसका रेसिड्यू लगा रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिया था स्काई ब्लू कलर का जेल कलर और मैंने ऊपर लेयर के लिए ये यूज़ किया है। और इसी के अकॉर्डिंगली मैं डेकोरेशन के लिए कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा डार्क करूँगी इस कलर को और ऊपर का डेकोरेशन दूँगी। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप केक बना रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि आपको कितना क्रीम लेना है एक केक को पूरा डेकोरेट करने के लिए, तो इसका एक्चुअली जो मेजरमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर आप बना रहे हो हाफ पाउंड का केक, तो आपको 250 ml व्हिप्ड क्रीम लेना है और उसके बाद उसको बीट करना है। तो वो 250 ml जब आप इनिशियली लोगे 1 कप होता है, तो वो लगेगा कि कम है, बट जब आप इसको बीट कर लोगे, फेंट लोगे, जब क्रीम को अच्छे से रेडी कर लोगे, तो फिर वो सफिशिएंट होता है एक हाफ पाउंड के केक को कवर करने के लिए। तो मैंने भी उतना ही लिया था, बट पहले मैंने लिया था कम। पहले मैंने लिया था ऑलमोस्ट 100 ml, क्योंकि मेरे पास और क्रीम नहीं था। और फिर मैंने बाद में 150 ml को बीट कर लिया था। तो अब बारी आता है मेरा केक का डेकोरेशन के लिए। तो मैंने ये नोज़ल से पहले ब्लू कलर का डिज़ाइंस दिया, स्वोल्स दिया। एक्चुअली बिकॉज़ हम लोग होम बेकर हैं और न्यूली स्टार्ट किया है ये करना, तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास जो केक का क्रीम जो बच जाता है, वो बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, बिकॉज़ इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ही मेजरमेंट के साथ बनाना पड़ता है ताकि क्रीम एक्स्ट्रा से बचे ना। तो इसलिए मैं बहुत ही कम-कम करके, जितना भी मुझे, अगर मैं कलर वाला बना रही हूँ तो जितना भी मुझे कम-कम करके लगता है मैं उतना सा ही में ही कलर पहले डालती हूँ। फिर मैं बाकी में अगर कम पड़ता है तो मैं एक्स्ट्रा से ऐड करती हूँ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, मेजरमेंट मेरा अ, सही ही हो गया है। तो मैंने वाइट वाले क्रीम को जो था उसमें कोई कलर नहीं डाला। आप देख सकते हो कि मेरे जो पाइपिंग बैग है उसमें कितना कम क्रीम है, बिकॉज़ मैंने बहुत मेजरमेंट करके लिया था और जितना ही लिया था मैंने उतना में मेरा पूरा केक डेकोरेशन हो गया। क्योंकि ये कलर थोड़ा डार्क था जो मैंने बेस का दिया था, तो इस वजह से मैंने कम में ही ये डार्क कलर मिलाया था। बिकॉज़ अगर आप एक बार बनाते हो तो अगर आपके पास दूसरा सेम कलर का ऑर्डर नहीं है, तो वो फिर डिफ़िकल्ट होता है कि आप मैनेज करो दूसरे क्रीम में। स्पेशली अगर इस टाइप का ब्लू, ग्रीन, डार्क कलर होता है तो। तो इसलिए अगर आप पहली बार बना रहे हो या ज़्यादा दिन नहीं हुआ बनाए हुए, तो आप क्रीम का जो मेजरमेंट है वो बहुत कम-कम करके लो, ताकि आपका एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो ना बचे। ऑल्दो बच जाने के बाद उसका बहुत सारा डिफरेंट यूजेस है, बट क्योंकि हमारे पास ज़्यादा केक के ऑर्डर नहीं रहते हैं, तो इस वजह से हमको ये मेजरमेंट करके लेना होता है। तो मेरा केक ऑलमोस्ट ही रेडी हो गया था, थोड़ा बीच का आइसिंग बाकी था।
तब तक क्या हुआ कि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था, तो मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा। फिर मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद आके ये फाइनल डेकोरेशन जो है वो किया। देवलीना ने बीच वाला जो आप देख रहे हो जो डेकोरेशन है वो देवलीना ने कंप्लीट किया था, और मैं ये फाइनल लुक दे रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये केक कैसा लगा, इसका डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आप लोगों को दूसरे भी केक के वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल पे हमने केक के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें मैंने डिफरेंट टिप्स भी दिए हैं, और बहुत तरीके के केक बेस से बनाने का, स्टार्टिंग से बनाने का भी दिया है वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।